तो दोस्तों हमारे पार्ट 4 का लास्ट टॉपिक है स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। ये टॉपिक भी नेशन स्टेट से ही रिलेटेड है कि ब्रिटेन कैसे बनता है, बट यहाँ पर एक बात लिखी हुई है, स्ट्रेंज केस है ब्रिटेन का। स्ट्रेंज केस कैसे है कि चलो ये बात समझते ही है कैसे है, ठीक है। और प्लस आपने बोर्ड पर देख रहे होंगे कि कुछ भी नहीं लिखा हुआ, क्योंकि इस पर मैं आपको लिखकर समझाऊंगा कि स्टेप बाय स्टेप कैसे चीजें हुई। देखिए ब्रिटेन, आपने कुछ टर्म सुनी होंगी, ब्रिटेन, इंग्लैंड, यूके, ये सारी टर्म जो आपने सुनी है ना। तो ये सारी टर्म का क्या मतलब है आपको ये भी समझ आ जाएगा, है ना। ये सारी चीजों का अलग अलग मीनिंग है, एक मीनिंग नहीं है। तो थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। जो यूरोप का मैप है, जो यूरोप का मैप है हमारा, उसके साइड में अगर हम देखें तो आइलैंड वाली कंट्री है इंग्लैंड, ठीक है। जो आइलैंड पड़ते हैं, ठीक है, इस तरह से कुछ दो आइलैंड ग्रुप है, ये आप कह सकते हो। इसमें ना ये जो पूरा एरिया है इसका नाम है ब्रिटेन। ये एरिया के लिए रेफर किया गया, जियोग्राफिकल एरिया के लिए, ना कि किसी कंट्री के लिए, ठीक है। इस एरिया में जो टॉप पर एक कंट्री है यहां पर, इसको बोलते हैं हम स्कॉटलैंड। इसमें इधर साइड आकर वेल्स नाम की कंट्री पड़ती है, ठीक है। उसके बाद जो बचा हुआ एरिया है उसमें आती है इंग्लैंड। ये तीन कंट्रियां हैं, एक कंट्री नहीं है, ठीक है। इधर जो है वो है आयरलैंड। दोबारा से हमने क्या समझा अभी कि हम समझ रहे हैं स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, कि ब्रिटेन का यूनिफिकेशन का स्ट्रेंज केस क्या है। तो आपको एक बात समझ आ रही है कि एक अगर हम मैप देखें यूरोप के साइड में, अगर ये यूरोप है तो यूरोप के साइड में अगर एक मैप है, उसमें जो ये एरिया है इसमें इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, है ना, ये तीन कंट्रियां और एक आयरलैंड कंट्री है। जो इंग्लैंड है वो इनमें सबसे पावरफुल कंट्री है। वो 16-17 सेंचुरी में सबसे पावरफुल बन जाती है, वो इन सब के ऊपर डोमिनेंस करने लगती है, और उसी का मेन रोल रहता है कि वो इन सबको एक कर देती है। कैसे करती है यही समझते, ठीक है। मेन बात होती है 1301 के आसपास ना वेल्स है, वेल्स को अनेक्स कर लिया जाता है, आप कह सकते हो, या वेल्स को अंडर, वेल्स वॉज अंडर ब्रिटिशर्स, वेल्स वॉज अंडर इंग्लैंड, हम ये लिख सकते हैं। कैसे कि वेल्स वाले एरिया पर हालांकि लड़ाई झगड़ा नहीं होता, लेकिन इनको अपने इन्फ्लुएंस में ले लेते हैं ना। अब इंग्लैंड चीजें डिसाइड करता है इनकी, जो यहाँ का हेड होता है वो इंग्लैंड का जो उत्तराधिकारी होता है, जो किंग बनने वाला है राजा के बाद, वो उसको बोला जाता है प्रिंस ऑफ वेल्स, है ना, ये उपाधि दी जाती है। तो मतलब वेल्स हम कह सकते हैं 1301 में इंग्लैंड के अंडर में आ चुका था ऑलरेडी, है ना। हालांकि हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे जो मेन इवेंट हुए हैं उसकी बात डिस्कस करते हैं। इंग्लैंड 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन साइन करवाता है, एक्ट ऑफ यूनियन साइन करवाता है, जिसके थ्रू वो इंग्लैंड स्कॉटलैंड पर कब्जा कर लेता है। अब इंग्लैंड की पार्लियामेंट जो लंदन में पार्लियामेंट है वही पार्लियामेंट है, यहाँ की कोई सेपरेट पार्लियामेंट नहीं है। प्लस या इनके भी जो हेड है उनको कुछ राइट है, बट बहुत सारी पॉलिसीज इंग्लैंड डिसाइड करेगा, जो लोकल लेवल की चीजें वो स्कॉटलैंड डिसाइड करेगा। इस तरह से एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में साइन करवा लिया जाता है। ये बात हमें समझ आ रही है। तो अब हम क्या देख रहे हैं, इंग्लैंड का इसके ऊपर कब्जा हो गया, इंग्लैंड का इसके ऊपर कब्जा हो गया। जब इसके ऊपर कब्जा हो जाता है तो ये बना देता है इसको यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बन जाता है। कैसे बन जाता है, ब्रिटेन क्या है, ब्रिटेन ये एरिया के लिए रेफर किया जा रहा है। अगेन मैं बोल रहा हूं, ये जो खाली लैंड है इसके लिए ब्रिटेन नाम दिया गया है, कंट्री वगैरह से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बन जाता है, जिसमें वेल्स है, स्कॉटलैंड है और इंग्लैंड है। इंग्लैंड इनमें सुपीरियर पावर है, ठीक है। इनकी कैपिटल लंदन है, वहां से सारी चीजें होती हैं, कुछ लोकल लेवल की पावर इनको दी जाती है। उसके बाद 1801 में एक आयरलैंड नाम का इशू आता है, ठीक है। आयरलैंड नाम की जो कंट्री है वहां का क्या इशू है उसको हम समझते हैं, ठीक है। आयरलैंड में बेसिकली क्या हो रहा है
आयरलैंड में जो कंट्रियां हैं, वो आयरलैंड में जो लोग रह रहे हैं वो दो पार्ट में डिवाइड है। आयरलैंड में कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट। अब ये प्रॉब्लम क्या है इनकी, जो प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक लोग हैं, ये क्रिश्चियनिटी के दो पार्ट हैं, ये दो तरह के लोग रहते हैं। इसमें से जो प्रोटेस्टेंट लोग हैं वो माइनॉरिटी हैं और कैथोलिक लोग जो हैं वो मेजॉरिटी हैं। सो कैथोलिक्स जो हैं वो मेजॉरिटी में है और प्रोटेस्टेंट जो है वो माइनॉरिटी में है। जो इंग्लैंड है वो कैथोलिक्स को सपोर्ट नहीं करती, वो प्रोटेस्टेंट को सपोर्ट करती है, क्योंकि इंग्लैंड में भी मेनली प्रोटेस्टेंट रहते हैं, ठीक है। इस वजह से इस तरह से कुछ रेवोल्यूशन वगैरह करवाने की कोशिश की जाती है, कैथोलिक लोगों को दबाने की कोशिश की जाती है। और इंग्लैंड 1801 में आकर आयरलैंड को भी मिला लेता है यूके में, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन में, ठीक है। और इस तरह से इंग्लैंड का यूनिफिकेशन पूरा होता है। तो अब अब जो ये कंबाइंड टेरिटरी बन गई, इसको हम बोलते हैं यूके, यूनाइटेड किंगडम या यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। तो ये बात हमें समझ आ रही है। या ब्रिटेन क्या है, ब्रिटेन ये है, और यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन में मतलब सारी चीजें इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो इस तरह से इनका यूनिफिकेशन पूरा होता है। अब इसमें आपको समझ आया कि क्या क्या मतलब है ना। अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगी समझने में कि स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन क्या है, यहाँ पर नेशन स्टेट कैसे, अब इन सब के ऊपर स्ट्रेंज केस कैसे, अब इन सब के ऊपर इंग्लिश आइडेंटिटी थोप दी जाती है, इनका लोकल कल्चर खत्म कर दिया जाता है। ये सारे लोग अलग अलग आइडेंटिटी वाले लोग हैं, वेलिश लोग बोलते हैं, स्कॉट लोग बोलते हैं ना, आयरिश लोग बोलते हैं जो आयरलैंड में रह रहे हैं। इन सब की लोकल आइडेंटिटी खत्म करके इनके ऊपर इंग्लिश थोप दी जाती है, इंग्लिश कल्चर फॉलो करना, इंग्लिश लैंग्वेज यूज करना, ये सारी चीजें थोप दी जाती हैं। तो इस तरह से अब यहाँ पर भी हालांकि ये है कि कॉमननेस वाली बात ये है कि एक कॉमन लैंग्वेज यूज की जा रही है, लेकिन ये लोग कनेक्ट नहीं है अभी उतने अच्छे से, है ना। तो स्ट्रेंज केस है इस वजह से, इसलिए टॉपिक का नाम है स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। तो यहाँ से हमें समझ आया इस फोर्थ टॉपिक से कि कैसे इंग्लैंड के इसके यूके के साथ साथ कैसे हमारे पास जर्मनी इटली का यूनिफिकेशन होता है। और इसी के साथ हमारा फोर्थ टॉपिक खत्म। थैंक यू, आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, है ना। और अब लास्ट में जो दो टॉपिक है वो बहुत इजी है, इनके नोट्स बना लो और आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। थैंक यू दोस्तों।